चलो जी बच्चों, कहां तक पहुंच गए? रूल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंप्लीट हो गए। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं अपन आगे। मतलब अब चैप्टर आपका मेनली स्टार्ट ही यहां से होने वाला है। ठीक है, अब आपका अगला हेडिंग आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या है बच्चों आपका हेडिंग? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखिए, हेडिंग से ही पता लग रहा होगा आपको कि आपका यहां सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो बताओ यहां सॉल्यूट कौन है, मतलब किसको डाला है आपने? गैस को। और आपका यहां सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। यानी कि गैस को आप लिक्विड में डाल रहे हो। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसी होती है, इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो आपका अगला हेडिंग आता है अफेक्टिंग फैक्टर्स। क्या आता है मेरे बच्चों? अफेक्टिंग फैक्टर्स। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब देखो, आपने गैस को लिक्विड के अंदर डाला है तो दो फैक्टर तो ये होगा, एक तो गैस और एक लिक्विड। यानी कि पहला नेचर ऑफ गैस। क्या हो गया मेरे बच्चों? नेचर ऑफ गैस। अब देखिए, सारी की सारी गैस डिजोल्व हो जाए कोई जरूरी थोड़ी है। कुछ गैस ज्यादा डिजोल्व होती है, कुछ गैस कम डिजोल्व होती है, कुछ होती ही नहीं है। तो कैसे पता लगाएं? तो नेचर ऑफ गैस से कैसे पता लगेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब जितनी भारी गैस होगी वो उतनी ज्यादा डिजोल्व होगी। एक मोटे हाथी आदमी को अपन ने पानी में डाल दिया, एक दुबले पतले को डाल दिया, तो मोटा तो घुस जाएगा अंदर तक, पतला नहीं घुसेगा। उसका रीजन क्या होता है? जितना ज्यादा भारी होगा उसमें मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं मैंने भारी गैस को पानी के अंदर डाला, कोई सी भी भारी गैस ले लीजिए, तो उस भारी गैस का पानी के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो वो अंदर ही घुसी रह जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैंने हल्की गैस को डाला, तो हल्का मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो अट्रैक्शन की वजह से अंदर ही रह जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो भारी गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा हल्की गैस की सॉल्युबिलिटी से ज्यादा होती है। अगर मैं CO2 और SO3 की बात करूं तो SO3 का मोलर मास ज्यादा होता है ना, कार्बन का 12, 16 दूना 32, ये 44 हो गया, सल्फर का 32 है ना, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन का 48, ये हो गया तुम्हारा 80। तो बताओ यहाँ 44 और 80 में से 80 का मोलर मास ज्यादा है, तो बताओ CO2 और SO3 में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? SO3 की। कोई पूछे क्यों ज्यादा है साहब? इसका मोलर मास ज्यादा है, ये भारी ज्यादा है। तो क्या पाप हो गया? भारी है। तो अब भारी ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो क्या हो गया? अट्रैक्शन ज्यादा है। सब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अंदर ही फंसा रह जाएगा, बाहर निकल के ही नहीं आएगा। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? पहले इसको कॉपी कर लीजिए, यो का यो कॉपी करो। नेचर ऑफ गैस तक लिख लो, हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर। पहला तो लिख लिया नेचर ऑफ गैस, तो दूसरा कौन है आपका? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जिसके अंदर आपने इसको डाला है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, केवल गैस ही थोड़ी होगी अफेक्टिंग फैक्टर, सॉल्वेंट भी तो होगा। कभी बचपन में सुनाओ, पोलर पोलर के अंदर घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर घुलता है, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर गैस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर गैस डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखिए, पोलर गैस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, polar gas dissolve in polar solvent and non-polar gas dissolve in non-polar solvent and non-polar gas dissolve in non-polar solvent। पोलर पोलर तो जानते हो, पोलर का मतलब जिसपे प्लस माइनस चार्ज होता है, जैसे पानी H+OH- पोलर है। ठीक है, तीसरा आता है, तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर भी गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। आप अच्छे से जानते हो ठंडे पानी में गैस कम घुलती है कि ज्यादा घुलती है? आधों के दिमाग में आ रहा होगा ज्यादा घुलती है। अरे मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूं या लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, यह सोच के जवाब दो। ठंडे के अंदर गैस ज्यादा घुलती है और गर्म के अंदर गैस कम घुलती है। और अगर सॉलिड की बात करूं तो ठंडे के अंदर सॉलिड कम घुलता है, गर्म के अंदर ज्यादा घुलता है। उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने गैस को गर्म पानी के अंदर डाला तो टेम्परेचर बढ़ गया गैस का। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैस के मॉलिक्यूल कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ये तो अपन ने इसको एक थ्योरेटिकली पढ़ा, लेकिन कंसेप्चुअल इसमें एक ली चैटलियर कंसेप्ट काम करता है। किसी भी गैस का किसी भी सॉल्वेंट में घुलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर मैं किसी भी गैस को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालूं तो आपका सॉल्यूशन तो बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो मतलब उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? कोक लिक्विड होता है, उसके अंदर CO2 गैस भरी जाती है। जब CO2 गैस उसके अंदर जाती है तो वो जो कोक है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो हीट बाहर निकाल देता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा, ऐसा नहीं बिल्कुल बर्फ ही बन जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब देखिए इधर, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ली चैटलियर कंसेप्ट क्या कहता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक में किधर चली जाती है? बैकवर्ड। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब गैस और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और गैस आसानी से सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगी। तो कम टेम्परेचर पर गैस घुलती है, यानी कि ठंडे के अंदर गैस घुलती है। अगर गर्म कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ली चैटलर का कंसेप्ट है, या आप 11th में पढ़ा होगा आपने, है केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ा तब सुन लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है? सही बोल रहा हूं? एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। इसको फिट कर लो। हालांकि ये पूरा कंसेप्ट है, वो तो वहीं पढ़ोगे यार, सारा थोड़ी ना पढ़ लोगे एक साथ ही। तो ये ध्यान रखना, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। एक्सोथर्मिक में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही तो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि गर्म पानी के अंदर या गर्म सॉल्वेंट के अंदर या हाई टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि गैस का किसी भी सॉल्वेंट में घुलना एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है और गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, टेम्परेचर, और लिखिए हायर इज द टेम्परेचर lower is the solubility of gas. Higher is the temperature, lower is the solubility of gas, because solubility of gas in liquid is an exothermic process. Because solubility of gas in liquid is an एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसको कॉपी करो एक बार बोर्ड पर से। कर लिया? आगे चलें? चलो जी, अब अगला, ये तो हो गया अपना तीसरा पॉइंट। कितने पॉइंट तक पहुंच गए अपन? पहला पॉइंट हो गया नेचर ऑफ गैस, दूसरा पॉइंट हो गया नेचर ऑफ लिक्विड, तीसरा हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चौथा सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट है। चौथा, इसको हल्के में मत ले जाना।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इसे क्या भी कहा जा सकता है मेरे बच्चों, हेनरी लॉ। देखिए प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में पहले समझते हैं थ्योरेटिकली। आप देखो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जैसे ढक्कन खोलते हो शुरू से आवाज आती है, क्योंकि उसमें से गैस बाहर निकलती है। गैस सब जानते हो CO2 होती है। तो वो बाहर क्यों निकली, क्योंकि अंदर प्रेशर था। गैस हमेशा हाई प्रेशर पर डिजोल्व की जाती है। प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ऐसे तो भाई तुम एक कटोरे में पानी लेके खड़े हो जाओ तो तुम्हारी सारी गैस O2 N2 पानी उसमें घुस जानी चाहिए। घुसती है क्या? नहीं घुसती ना। वो कब घुसेगी, जब प्रेशर ज्यादा होगा। हायर इज द प्रेशर, हायर इज द सॉल्युबिलिटी। इज दैट क्लियर? अब होता कैसे है ये कंसेप्ट, इसके बारे में बताने वाला कौन था, हेनरी। हेनरी ने क्या कहा था, देखिए इधर, इसको एक डायग्राम से समझा देता हूं, बहुत अच्छा से समझना इसको है ना डायग्राम को। जैसे मान लेते हैं ये आपका, मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं पहले। भाई नदी में 5 बच्चे तैर रहे थे साहब, ऊपर ही ऊपर, मुझे पसंद नहीं आए, मैंने साहब उनको दबा दिया, ऐसे पूरे दबा दिया, ठीक है, और पानी में घुसा दिया। तो बताओ अब बच्चे पानी के ऊपर ज्यादा है कि पानी के अंदर ज्यादा है? अंदर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगा उनके पानी के अंदर घुलने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लेते हैं कोई सी भी गैस, मान लो ये गैस ए है। कौन सी गैस है? ए गैस है। ऊपर खेल रही थी, मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो बताओ ये ऊपर खेलेगी कि अंदर चल जाएगी? ये अंदर चल जाएगी, ठीक है। इस प्रेशर को, यानी कि ये जो गैस है ऊपर जो खेल रही है, इसे अपन डिनोट करते हैं YA से, इसे डिनोट करते हैं XA से। अब XA क्या है, YA क्या है? XA क्या है यहां, XA मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बताया था ना मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन लिक्विड, ठीक है। और YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन एयर। कुछ इसको वेपर भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो तब आपने X और Y काम में क्यों लिया? मेरी गलती नहीं है, ये सिंबल है जो NCERT ने दे रखा है, सारी किताबें कहती हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर जहां भी X और Y मिले तो आपको इसका मीनिंग, इसका टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। XA का मतलब या X का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, और Y का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन इन एयर। अब बताओ जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बताओ X बढ़ेगा कि Y बढ़ेगा? साहब मैंने प्रेशर बढ़ाया, साहब मैंने प्रेशर बढ़ाया, तो चीज अंदर घुस जाएगी। तो मतलब XA ज्यादा होगा, YA कम होगा। तो हायर इज द प्रेशर ऑफ गैस, हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, या हायर इज द प्रेशर ऑफ गैस, हायर इज द वैल्यू ऑफ XA एंड लोअर इज द वैल्यू ऑफ YA। तो इस बात को इसने कंसेप्चुअली कैसे समझाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional mole fraction of gas in liquid। सही है ना? गैस का पार्शियल प्रेशर, अब साहब ये वर्ड क्या होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है? अगर मान लेते हैं एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैंने एक बच्चे के यूं चेका दिया, एक बच्चे को यूं दबाया, दैट इज पार्शियल प्रेशर। अकेले पे जो प्रेशर लगता है उसे पार्शियल कहते हैं, और पूरी क्लास को मैंने दबाया तो दैट इज टोटल प्रेशर। तो मैं अभी एक ही तो बात कर रहा हूं, अकेली पर प्रेशर लगा पार्शियल, पूरे गांव पर लगाया दैट इज टोटल प्रेशर। तो उसने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर उतने ही ज्यादा होंगे। यस और नो? तो पार्शियल प्रेशर को मैं डिनोट किससे कर सकता हूं, P से, और मोल फ्रैक्शन को लिक्विड है तो किससे डिनोट कर सकता हूं, X से। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, ये कांस्टेंट देने वाला हेनरी था, इसलिए उसी के रेस्पेक्ट में इसे क्या कहा जाता है, हेनरी कांस्टेंट।
के एच क्या है मेरे बच्चों? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मैं इनके बीच में एक ग्राफ खींचूं तो ये y इक्वल टू एम एक्स लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ बन गया आपका। तो बताओ y एक्सिस पर क्या लिखोगे आप? y एक्सिस पर तो पार्शियल प्रेशर आ गया, x एक्सिस पर क्या आ गया आपका? मोल फ्रैक्शन आ गया। तो आपका यहाँ स्लोप ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ आएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स, एम का मतलब जानते हो स्लोप, स्लोप का मतलब जानते हो टेन थीटा। तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? यहाँ के एच के बराबर आ रही है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इतना सा सब जानते हो। अब लिखिए इसमें चौथा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ब्रैकेट में हेनरी लॉ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ब्रैकेट में लिखिए हेनरी लॉ। लिखिए अकॉर्डिंग टू हेनरी, अकॉर्डिंग टू हेनरी हायर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, higher is the partial pressure of gas, higher is the mole fraction of gas in liquid, higher is the mole fraction of gas in liquid। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया कॉपी? चाल है मेरे बच्चों। अब देखिए इधर, ये जो सारी चीज हो रही है ना, ये आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। जब देखिए इधर, जब आप प्रेशर में चेंज करते हो तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा करो, क्योंकि मान लेते हैं आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस अंदर घुल गई, और आप टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो तो गैस बाहर निकल जाएगी। अरे ऐसे और ना, मान लेते मैंने एक धक्का मार के बच्चे को कमरे में घुसा दिया, उधर से कोई लात मार के उसे बाहर निकाल रहा है, तो कर क्या रहे हो तुम? अंदर घुसा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस अंदर घुस जाएगी, गर्म कर दोगे तो वापस गैस बाहर निकल जाएगी। तो एक चीज तो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, ये प्रेशर का इफेक्ट है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ जब भी अप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत बढ़िया चीज आने वाली बार बच्चों। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था? P बराबर के एच एक्स। तो के एच बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? ये पढ़ा ना आपने, P बराबर के एच एक्स। तो बताओ के एच प्रपोर्शनल 1/x लिख सकता हूं क्या मैं? या फिर न्यू हटाओ ना इसको, प्रपोर्शनल क्यों लगाते हो आप? तो के एच बराबर P अपॉन एक्स लिख सकता हूं। अरे छोड़ दो, अभी पढ़ा ना, P बराबर के एच इंटू एक्स। तो के एच बराबर P अपॉन एक्स। एक्स क्या है? गैस की लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन, एक तरीके से गैस की सॉल्युबिलिटी तो हुई। अब सोच के जवाब देना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस जितना ज्यादा होगा, मतलब जितनी मोटी गैस होगी वो ज्यादा घुलेगी, मतलब घुलना मतलब एक्स, तो मतलब उस गैस का क्या ज्यादा होगा? एक्स ज्यादा होगा। और एक्स ज्यादा है तो के एच क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो बताओ भारी गैस का के एच क्या होता है? कम होता है। ठीक है, दूसरा, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, सब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस बाहर निकल जाएगी, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सॉल्युबिलिटी मतलब एक्स, तो सब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्स क्या हो जाएगा? कम, और एक्स कम हो गया तो के एच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो सॉल्युबिलिटी का मतलब अपन यहाँ एक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स की बात। तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, भारी गैस है ज्यादा घुलेगी। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस कम घुलेगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जरा इसको नोट करो, फिर अपन 2-4 पॉइंट छोटे छोटे से बढ़िया बढ़िया इसके ऊपर करेंगे। हो गया मेरे बच्चों? चलें, देखिए इधर, अब देखते हैं अपन क्या क्या इसके अंदर कंडीशंस लगा सकते हैं। पहली कंडीशन,
मैं बात कर रहा हूं यदि T2 टेम्परेचर T1 टेम्परेचर से ज्यादा है, और मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन गैस की फॉर N2, KH T2 टेम्परेचर पर और KH T1 टेम्परेचर पर, वो आपसे कहेगा कि भाई साहब एक तो हेनरी कांस्टेंट है T2 टेम्परेचर पर, एक है T1 टेम्परेचर पर, तो कौन ज्यादा है? तो मुझे पता लग गया टेम्परेचर ज्यादा है तो KH ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो KH ज्यादा होगा। यानी कि वो नाइट्रोजन जो हाई टेम्परेचर पर है उसका KH हल्के टेम्परेचर वाली KH से ज्यादा होगा। एनी दिक्कत? अब दूसरा एक और पॉइंट देखो यहां पर बी पर, मान लेते हैं मैंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो मैंने टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं किया और मैं के एच एक तरफ तो लिख रहा हूं N2 का और एक तरफ के एच लिख रहा हूं O2 का, तो मुझे पता लग गया यार टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब एक हल्की है एक भारी है, O2 भारी है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका KH कम होगा, तो भारी O2 है तो इसका KH क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि भारी है तो घुलेगी ज्यादा, घुलेगी ज्यादा मतलब X ज्यादा, X ज्यादा तो KH कम। एनी दिक्कत? कॉपी करो इसको। आगे चाल है। अब देखो सी पॉइंट देखिए, कौन सा मेरे बच्चों? सी। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। ये भी वही आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं यहां पर बात कर रहा हूं हेनरी कांस्टेंट हाइड्रोजन का और हेनरी कांस्टेंट हीलियम का। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जब अपन को मॉलिक्यूलर वेट से देना है, हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन का, हीलियम का होता है 4, तो भारी ज्यादा है तो X ज्यादा, X ज्यादा तो KH कम। अरे छोड़ दो, कौन है भारी? हीलियम भारी है, भारी ज्यादा है तो X ज्यादा, X ज्यादा तो KH कम, तो हीलियम का KH क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सही है ना? तो आपका आंसर हो गया ये। अरे सर गलत लगा दिया आपने, हीलियम का तो कम होता है ना। ना, सही है। सर अभी तो आप क्या बता रहे थे, अब क्या बताने लग गए? इनर्ट गैस है ये। कैसी गैस है मेरे बच्चों? इनर्ट। और इनर्ट गैस कभी घुलती नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करती है, अट्रैक्शन ही नहीं लगाएगी। जब अट्रैक्शन ही नहीं लगाएगी तो घुलेगी नहीं, वापस बाहर निकल लेगी। तो बताओ इनर्ट गैस का एक्स बहुत कम होता है, घुलती ही नहीं है, और इसका एक्स बहुत कम है ना, सॉल्युबिलिटी कम होती है ना, तो बताओ इसका KH क्या होगा? इसका KH ज्यादा होगा। शायद समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कॉपी कर लो, कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। अगला देखो, आपसे हो सकता है पेपर वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बीच में ग्राफ खींचा मैंने, ये इस तरीके से एक तरफ ले लिया N2, एक तरफ ले लिया O2। बताओ ये ग्राफ सही है क्या? ग्राफ सही है क्या? टेम्परेचर मैंने कहा ना, जब भी प्रेशर के साथ कोई रिलेशन निकालते हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा करो, फिर आप चाहे पेपर वाला बोले चाहे ना बोले। अब देखिए इधर, मान लेते हैं मेरे बच्चों मैं यहां पहुंचता हूं, ये लो और ये भी ले लो, ले लिया मेरे बच्चों। अब देखिए इधर आप ऐसे देखो, पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में ग्राफ खींचना है मुझे। किसके इसके बीच में? पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में। तो बताओ भारी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। चलो मैं एक दूसरे एक इजी तरीके से बताता हूं आपको, इसको बोलो देखें। ये लो, एक अच्छा सा क्वेश्चन इसके ऊपर दूसरा बनाता हूं, देखें। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको,
मान लेते हैं मैंने आपसे पूछ लिया ये कि बताओ मारे बच्चों, इनमें से ए और बी है, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। N2 और O2 को जमाना है आपको इसमें, N2 को और O2 को। किस किस को जमाना है? N2 और O2। तो बताओ कहां पर आप N2 को रखोगे, कहां पर आप O2 को रखोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अगर मैं दोनों पर बराबर का प्रेशर लगाऊं, जैसे मान लेते हैं दो बच्चे पानी पे तैर रहे हैं, दोनों पे मैंने 2-2 ATM का प्रेशर, दोनों पे एक एक गेहूं की बोरी पटक दी, मतलब प्रेशर मैंने दोनों पर बराबर का लगा दिया। ये लो, अरे क्या यार, मैंने प्रेशर दोनों पे क्या लगा दिए मेरे बच्चों? बराबर लगा दिया, ये प्रेशर लगा दिया। बताओ दोनों पर मैंने बराबर का प्रेशर लगाया, तो बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी तुम्हें ज्यादा नजर आ रही है? इसकी। देखो ना, इसकी सॉल्युबिलिटी ये रही, इसकी सॉल्युबिलिटी ये रही, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो भारी होती है। और N2 और O2 में भारी कौन है आपकी? O2, और ये N2। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। उसने कहा कि N2 और O2 इस ग्राफ में कहां आएंगे, मेरे समझ में आ गया कि यार जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो भारी होगी। अभी बताया था ना, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। मैंने प्रेशर दोनों का बराबर कर दिया, उन पर दोनों पे बराबर का प्रेशर लगाया, बराबर का प्रेशर लगाया, तो N2 की सॉल्युबिलिटी यहां पर आ रही है, O2 की सॉल्युबिलिटी यहां पे आ रही है। एनी दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चले आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ई, ये न्यूमेरिकल वाला पॉइंट आएगा आपका। ई, रिलेशन बिटवीन हेनरी लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? देखिए ये पहले अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में था, आज से 2 साल पहले, लेकिन अब ये हट गया। स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में था डाल्टन्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे लॉ थे, लेकिन ये हट गए, केमिस्ट्री से फिजिक्स में रह गए। लेकिन इतना तो आता होगा थोड़ा बहुत। देखिए हेनरी लॉ जस्ट आपने अभी पढ़ाई है, पढ़ा है मेरे बच्चों हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में आपने क्या पढ़ा था? P बराबर के एच इंटू एक्स, यही पढ़ा, पार्शियल प्रेशर बराबर के एच इंटू एक्स, ये आपका हेनरी लॉ है। अब आपका आता है डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ मेरे बच्चों? डाल्टन्स लॉ। देखिए ये डाल्टन लॉ क्या कहता है? डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब पहले तो इन दोनों के अंदर पढ़िए, हेनरी जो होता है ना, हेनरी लॉ, ये एप्लीकेबल होता है लिक्विड के लिए। किसके लिए? गैस को लिक्विड के अंदर डाला, ठीक है। हेनरी लॉ एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, या आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं डाल्टन्स लॉ। ये डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल किस किस के लिए होता है? फॉर गैस या वेपर के लिए। इसके लिए गैस या वेपर के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे दो गैसों की मिक्सिंग करा दी तो टोटल प्रेशर क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर कितना हुआ, ए गैस, बी गैस, सी गैस के इतने इतने मोल मिला दिए, तो बताओ अब पूरी गैस का टोटल प्रेशर क्या हो गया। ये इस अकेली गैस का पार्शियल प्रेशर गैसियस मिक्सचर पर एप्लीकेबल होता है, और ये गैस का लिक्विड पर एप्लीकेबल है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चला गया, अब ये केमिस्ट्री से कहा फिजिक्स में। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हो गया आपका P, मोल फ्रैक्शन Y, और टोटल प्रेशर PT, P टोटल।
सब यहाँ y क्यों लिखा? गैस या वेपर का मोल फ्रैक्शन किस में लिखते हैं अपन? y में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर तो P दिखाई था अपन ने, मोल फ्रैक्शन x या y में से आपने इधर x लिखा क्योंकि ये लिक्विड पर एप्लीकेबल है, इधर y लिखा ये क्योंकि ये वेपर, ये गैस, P टोटल है। अब देखो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है, PP बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो क्या रिलेशन बन गया आपका बताओ? KH इंटू एक्स बराबर Y इंटू PT। हेनरी वर्ड से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हिंदुस्तान में हेनरी से रिलेटेड, हेनरी शब्द न्यूमेरिकल के अंदर मिल गया, सारे सवाल करा देगा ये एमटीआर। इस एमटीआर को याद रखना बच्चों, हल्के में मत ले जाना। KH इंटू एक्स बराबर वाई इंटू पीटी बराबर KH इंटू एक्स, ये रिलेशन है डाल्टन्स लॉ और हेनरी लॉ में। पहले कॉपी करो, इसको कॉपी कीजिए। चले, अब देखो एक एमटीआर आपको और याद रखना है, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करने की कह रहा हूं, क्योंकि इससे सवाल आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। कई बार आपको है ना मोलरिटी देके मोलरिटी पूछ लेता है, या मोलरिटी देके मोलरिटी पूछ लेता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? देखिए, अगर आपको मोलरिटी निकालनी है और पेपर वाले ने मोलरिटी दे रखी है, तो सीधा सा ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 1000 m अपॉन 1000 d, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। m का मतलब यहां पर है मोलरिटी, इधर m का मतलब भी वही मोलरिटी है, और d का मतलब जानते ही होंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। नहीं तो पहले आपको मोलरिटी से मोल निकालने पड़ेंगे, फिर डेंसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उस फॉर्मूले से आपको मोलरिटी निकालने पड़ेगी, आधा पेज का हो जाएगा ही। आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बाकी मोलरिटी डेंसिटी मैं सब बता चुका आपको। 1000 m अपन 1000 d माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक और तरीका है, आप मोलरिटी निकाल सकते हो यदि पेपर वाले ने आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का है, नीचे मॉलिक्यूलर वेट किसका है मेरे बच्चों? सॉल्वेंट का। अब देखिए, आपको जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया, पर कितना सीधा सवाल हो जाएगा। मान लेते हैं आपसे कह दे कि साहब एक सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो बताओ उस सॉल्यूशन की मोलरिटी बताओ। तो कॉमा में चला जाता है बच्चा, भाई मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दे दिया 0.2, तो सॉल्वेंट का अपने आप ही कितना हो गया? 0.8 हो गया, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 1.2 0.8। 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का नाम कुछ नहीं दिया जाता है तो हमेशा पानी मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस एमटीआर को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कितनी जगह काम आएगा आपको अपने आप पता लग जाएगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब। आज तुम्हारी बात समझ में बच्चों? हो गया? चलिए, अब इसके बाद अब अपन हेनरी के ड्रॉबैक पढ़ेंगे, इसके लिमिट्स पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको कॉपी कर लो, आगे देखेंगे फिर वो।